हेलो एंड नमस्कार डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशनल स्टडी पे। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा जारी कक्षा 12वीं का सत्र 2021-22 का असाइनमेंट फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में। जैसा कि जानते हैं कि पिछले टाइम भी और विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते जो बोर्ड कक्षाएं या बाकी अन्य कक्षाएं हैं वो सारे अब डिपेंड करता है असाइनमेंट बेस पे। अभी तो स्कूल चल रहा है पर पता नहीं आगे असाइनमेंट बेस पे होगा कि किस पे होगा। तो उसी के बारे में जानने के लिए आज हम देखते हैं फिजिक्स के पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है सी धारिता वाले संधारित्र को V विभव तक आवेशित किया जाता है। इसकी विद्युत ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कैसे, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मान लो किसी चालक की धारिता C है, किसी क्षण उसको Q आवेश दिया जाता है जिससे उसका विभव क्या हो जाता है, V हो जाता है। तो इसी विभव को जानने के लिए हम देखते हैं। तो विभव V हो जाता है तो क्या हो जाता है, V इज इक्वल Q अपॉन C। अब यदि विभव V पर चालक को डी क्यू आवेश दिया जाए तो विभव की परिभाषा आप जानते हैं क्या होता है। तो जब विभव की परिभाषा से हम चालक को डी क्यू आवेश देते हैं तो उसमें कुछ कार्य करना पड़ता है। तो वो कार्य क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। वो कार्य होता है हमारा डी डब्ल्यू इज इक्वल वी डी क्यू इज इक्वल क्यू अपॉन सी डी क्यू। यहाँ पे हम डी डब्ल्यू इज इक्वल वी डी क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमारा जो कार्य है वो अभी पूरा नहीं है, केवल हम क्या कर रहे हैं, उसको डी क्यू आवेश दे रहे हैं। इसीलिए हमारा जो कार्य है वो क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, चालक को जीरो से लेकर क्यू आवेश तक, जीरो से लेकर क्यू आवेश तक क्या करते हैं, क्यू आवेश देते हैं। कहाँ से, जीरो से क्यू आवेश देने में किया गया कार्य। तो जैसे ही हम देखते हैं, पहले जब हम दिए थे वहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे क्यू आवेश था, डी क्यू आवेश था। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरा संपूर्ण क्यू आवेश दे रहे हैं। तो संपूर्ण क्यू आवेश दे रहे हैं तो कार्य भी क्या हो जाएगा हमारा, पूरा डब्लू। तो डब्लू इज इक्वल कहाँ से कहाँ दे रहे हैं हम, जीरो से क्यू तक। तो क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। अब यहाँ पे हमारा जो c है वो कांस्टेंट है, संख्यात्मक मान है, इसीलिए उसका समाकलन पॉसिबल नहीं, इसलिए वो क्या हो जाएगा, पूरा बाहर हो जाएगा। तो 1/c बाहर हो गया और हमारा जीरो से हम कहाँ जा रहे हैं, इंटीग्रेशन हमारा कहाँ हो रहा है, यहाँ पे जीरो से q तक। अब देखते हैं कि हम समाकलन में जानते हैं कि क्या होता है, x dx बराबर क्या हो जाता है हमारा, x की घात 2/2 हो जाता है। कितना हो जाता है हमारा समाकलन, x dx इज इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता है। ये किसके नियम से होता है, ये समाकलन के सूत्र है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, c के सापेक्ष। तो c के सापेक्ष जब हम q के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, q का वर्ग बट्टे 2। ये सूत्र होता है हमारा किसका, समाकलन का, x dx इज इक्वल एक्स की घात n+1 बटे n+1। ये किसका सूत्र होता है, समाकलन का सूत्र। तो हमारे पास यहाँ पे x की जगह क्या है, हमारे पास यहाँ पे q है। तो q है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, q डी क्यू इज इक्वल, यहाँ पे हमारे पास है q डी क्यू इज इक्वल q घात कितना है हमारे पास, 1, तो 1+1 बटे 1+1। तो कितना हो जाएगा, बराबर q² अपॉन 2।
ये किससे हो गया हमारा? समाकलन के सूत्र से। अब आगे बढ़ते हैं हम इसी पे, देखते हैं आगे। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट है वो है 0 से लेकर q तक। तो कोशिश करते हैं हम लिमिट को लगाने का। तो लिमिट लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लिमिट लगाने का सूत्र होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमारे पास यहाँ क्यू स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? कैपिटल Q बटे 2 माइनस लोअर लिमिट 0। तो 0 का वैल्यू 0 ही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर और 2 का गुणा हो जाएगा c से, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। चूँकि चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, चूँकि चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य W उसकी स्थिति ऊर्जा V के क्या होता है? तुल्य होता है। तो अब ऊर्जा के तुल्य होता है तो हम देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। अतः आवेशित चालक की ऊर्जा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। यहाँ पे U इज इक्वल 1/c स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन सी। U इज इक्वल 1/cV स्क्वायर। ये हम जानते हैं कि Q का वैल्यू क्या होता है? C इंटू वी होता है। ये कहाँ पढ़े हैं हम? विद्युत धारिता में पढ़े हैं। तो Q इज इक्वल CV। तो हमने यहाँ पे Q का मान रखा है C स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन सी। C से C कट गया, V इज इक्वल 1/2 CV स्क्वायर। अब हमारा सेकंड टॉपिक जो है, इसी में का सेकंड क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसी पे दूसरा हमारा क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है। तो संधारित्र की जो धारिता है वो किन दो बातों पर निर्भर करती है? वो संधारित्र की धारिता निम्न दो बातों पर निर्भर करती है। पहला, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, यानी कि किसी चालक की धारिता उसके क्षेत्रफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। दूसरा है प्लेट के बीच की दूरी। अब संधारित्र जो है वो दो प्लेट रखे जाते हैं ए और बी। उनके भी इस तरीके से प्लेट होता है जिसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। ये प्लेट ए होता है, ये प्लेट बी होता है। तो इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी होती है उसके क्या होता है? उसके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दो चीज़ों पर हमारा जो संधारित्र की बातें हैं वो क्या करती है? निर्भर करती। अब असाइनमेंट क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दो फिर से क्वेश्चन है और बार समविभवी तलीय तल के दो गुण लिखना है और दूसरा वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं उसका एक उदाहरण देना है। आगे देखते हैं इसका। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे समविभव तली के दो गुण। पहला है पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। ये जितना भी एक दिख रहा है इसके पृष्ठ पर, इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? विभव जो होता है वो उसकी विभव क्या हो जाता है? इसके प्रत्येक क्षेत्र मतलब प्रत्येक बिंदु पर समान हो जाता है। दूसरा गुण है, आप देख पा रहे हैं दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पहला विभव पृष्ठ है और ये दूसरा। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से बने हुए हैं। तो ये एक दूसरे को कभी काट नहीं पाएंगे। तो इसके दो गुण होते हैं। पहला, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है और दूसरा जो होता है प्रत्येक समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव दो बराबर परंतु विजातीय आवेश, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक आवेश माइनस और एक आवेश प्लस क्यू। ये दोनों आवेश क्या होते हैं? माइनस क्यू बराबर, जैसे कि यहाँ पे प्लस क्यू बराबर माइनस क्यू बराबर क्यू होता है। प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों आवेशों का मान क्या होता है? समान होता है, परंतु ये बराबर होता है मान, परंतु ये एक दूसरे के क्या होते हैं? चिन्ह अलग अलग होते हैं। एक प्लस होता है, दूसरा माइनस।
और ये एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पे होते हैं। ये देखो जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे 12 क्या होते हैं, अल्प दूरी पे होते हैं। इसी निकाय को, इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अब असाइनमेंट थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारे पास थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत का कथन लिखिए। एन आवेशों के असतत वितरण के कारण किसी बिंदु P पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उनके सदिश, स्थिति सदिश के रूप में हमको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो हम इसका तीसरा आंसर देखते हैं क्या होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, कई आवेशों द्वारा किसी अकेले आवेश पर आरोपित कुल बल प्रत्येक आवेश द्वारा उन अकेले आवेशों पर आरोपित बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है कि एक से अधिक बल क्या करते हैं, किसी एक वस्तु या किसी एक चीज़ पर बल लगाते हैं, एक से अधिक आवेश। ठीक है, तो अध्यारोपण मतलब वही होता है कि हम किसी पे क्या करते हैं, बल आरोपित करते हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत अनुसार माना n बिंदु आवेश आकाश में स्थित है, आवेशों का एक निकाय निर्मित करते हैं। n आवेशों q1 q2, ये जाएगा qn मतलब अनंत से बने निकाय का किसी मूल बिंदु के सापेक्ष q1 q2 और qn के स्थिति सदिश क्रमशः हमारे पास जो आवेश है q1 q2 और qn, उनके स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर r1 वेक्टर r2 n वेक्टर rn है। अब कूलाम के नियमानुसार तथा अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो कूलाम का नियम हम जानते हैं। कूलाम का नियम क्या कहता है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उसके गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अध्यारोपण के सिद्धांत से हम क्या करते हैं, इसको आगे हल करते हैं। तो Q1 आवेश से R1 P दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E1 हो, तब वेक्टर E1 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 अपॉन R स्क्वेयर 1P इंटू कैप R1 P। कैप R1 क्या होता है, कैप R1 जो होता है वो, कैप R1 जो होता है वो एकांक सदिश होता है। कैप जो होता है वो एकांक सदिश होता है। और ये एकांक सदिश किसके किसके बीच में हो रहा है, Q1 से P की दिशा में, Q1 और P की दिशा। अब इसी प्रकार दूसरे आवेश के लिए करते हैं। Q2 आवेशों से R2 P दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E हो, तब वेक्टर E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R स्क्वेयर 2P कैप कैप R2P। ठीक, तो ये पहले आवेश के लिए था, अब ये दूसरा आवेश के लिए। अब इसी प्रकार क्या करना है, आपको Qn तक ज्ञात करना है। तो अब इसी प्रकार Q3 Q4 और कहाँ तक Qn आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E3 E4 और कहाँ तक En हो। अतः अध्यारोपण के सिद्धांत से आवेशों के निकाय के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र हम कैसे निकालेंगे, हम परिणामी विद्युत क्षेत्र सबको एक साथ जोड़कर निकालेंगे। तो वेक्टर E R इज इक्वल वेक्टर E1 R प्लस वेक्टर E2 R प्लस कहाँ तक, वेक्टर अनंत तक। तो हम वेक्टर E1 का मान निकाल चुके हैं, वेक्टर E2 का मान निकाल चुके हैं और वेक्टर En का मान हम 1 और 2 की सहायता से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे सबको क्या कर सकते हैं, उसका परिणामी निकालना है। तो हम यहाँ पे वेक्टर ई आर इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सब में कॉमन के रूप में है, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर। समेसन, समेसन यानी होता है समस्त पदों का योग। आई इज इक्वल 1 कहाँ तक, n तक। क्यू आई अपॉन आर स्क्वेयर आई पी आर कैप आई पी। आई क्या होता है, जहाँ पे नंबरों की संख्या 1 से लेकर अनंत तक। अब क्वेश्चन नंबर अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, निम्न पर संक्षिप्त हमको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। वैद्युत प्रवृत्ति
और दूसरा है हमारा विद्युत सामर्थ्य। तो हम देखते हैं कि विद्युत प्रवृत्ति और विद्युत सामर्थ्य क्या होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं विद्युत प्रवृत्ति, तो विद्युत प्रवृत्ति हमारे पास क्या है, उसकी परिभाषा, किसी परावैद्युत पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति या संकेत एक विमा रहित राशि है जो यह दर्शाती है कि किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह पदार्थ कितना अधिक ध्रुवित होता है। ये क्या कहलाता है, हमारा विद्युत प्रवृत्ति। ठीक है। अब दूसरा परिभाषा है हमारे पास परावैद्युत सामर्थ्य। क्या है हमारे पास दूसरा परिभाषा जो है परावैद्युत सामर्थ्य। तो परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, विद्युत क्षेत्र या विभव प्रवणता के उस अधिकतम मान को जिसे आरोपित करने पर परावैद्युत माध्यम से इलेक्ट्रॉन पृथक नहीं होते हैं, परावैद्युत माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक। अब परावैद्युत सामर्थ्य क्या हो गया हमारे पास, किसी विद्युत क्षेत्र या विभव प्रवणता के उस अधिकतम मान को जिसे आरोपित करने पर परावैद्युत माध्यम से इलेक्ट्रॉन पृथक नहीं होते हैं, वो परावैद्युत माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाते हैं। अब परावैद्युत माध्यम क्या होता है, तो परावैद्युत माध्यम या परावैद्युत पदार्थ वो होते हैं जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने नहीं देते हैं। किसको, विद्युत को प्रवाहित होने नहीं देते हैं, परंतु विद्युत प्रभाव का क्या करते हैं, वो प्रदर्शन करते हैं। वो क्या कहलाता है, विद्युत परावैद्युत माध्यम कहलाता है। अब बात करते हैं इस प्रश्न के लास्ट प्रश्न की बात। तो लास्ट प्रश्न हमारे पास क्या है वो देख। तो लास्ट प्रश्न जो है हमारे पास वो है स्थिर विद्युत संबंधी गॉस के नियम लिखना है तथा इसे क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। तो गॉस का नियम गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो माना यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश क्या हो, Q हो, तो गॉस नियमानुसार फाई E इज इक्वल बंद समाकलन या बंद पृष्ठ वेक्टर E इंटू वेक्टर ds इज इक्वल Q/ε0। इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक। तो सिद्ध करने के लिए आइए देखते हैं हम उत्पत्ति। हमारे पास आप जैसा कि देख रहे हो ऐसे एक बंद पृष्ठ है जहाँ उसके मध्य बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश स्थित है, जिससे क्या होता है, एक कोण का निर्माण होता है। ठीक है। और ds जो है वो अल्प पृष्ठ है और ये जो E है वो है विद्युत क्षेत्र। अल्प पृष्ठ E और विद्युत क्षेत्र के बीच एक कोण बनता है जिसे थीटा नाम दिया गया है। तो उत्पत्ति में देखते हैं, माना कि एक बंद पृष्ठ S के अंदर बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश क्या है, स्थित है। ठीक। बिंदु O से R दूरी पर, यहाँ पर क्या है, R दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है, एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E इज इक्वल 1/4πε0 Q/r²। अब बिंदु P के घेरे हुए, अब ये जो बिंदु दिख रहा है यहाँ पे बिंदु P, यहाँ पे बिंदु P है वो क्या है, इस अल्प पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ S से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। ठीक है। तो बिंदु P के घेरे हुए अल्प पृष्ठ, ये जो हमारा अल्प पृष्ठ है ना ds की क्या करते हैं, हम कल्पना करते हैं। इसके क्षेत्रफल ds की दिशा उस पर खींचे गए अभिलंब, इस पर हम एक अभिलंब खींचे ना, ये P हो गया हमारा और ये जो ds है वहाँ पे हमारा n हो गया। तो अभिलंब Pn के अनुदिश। ठीक है। तो अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला क्या हो जाएगा, हमारा विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस। अब आगे देखते हैं, देखिए ई डी कॉस थीटा। अब यहाँ से हमारे पास वेक्टर हट गया है, तो वेक्टर हट गया तो किसका निर्माण हुआ, कोण थीटा का, जहाँ थीटा ई और डी एस के बीच का कोण है, ई और डी एस के बीच का कोण है, परंतु ई डी कॉस थीटा का निर्माण कब होता है, जब हमारे पास ई इंटू डी एस, यहाँ पे जो डॉट होता है
इसके कारण हम पढ़ते आए हैं सदिश गणित में कि डॉट होता है तो किसका निर्माण हो जाता है, कॉस थीटा का। अगर यहीं पे क्रॉस होता तो वो क्या हो जाता, साइन थीटा का भी निर्माण हो सकता था। तो इस चीज़ को याद रखना कि क्या होता है। तो समीकरण 1 से हम किसका मान रख सकते हैं, ई का मान रख सकते हैं। ई का वैल्यू हम क्या निकाल लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी कॉस थीटा। तो हम यहाँ से देखो ये जो ई का वैल्यू है, इस समीकरण में क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से इस समीकरण में हम ई का वैल्यू को रख रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को हमने क्या कर दिया है, अलग लिख दिया है। वो क्यों लिखे हैं ये देखते हैं। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा, यहाँ पे जो है डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इक्वल डी ओमेगा, ये क्या होता है, घन कोण होता है। तो घन कोण आप पढ़े होंगे कि किसी बिंदु द्वारा किसी पृष्ठ पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। तो अतः बंद पृष्ठ अभी तक जो था वो अल्प पृष्ठ डी एस से विद्युत फ्लक्स गुजारा था। अब गॉस के प्रमेय अनुसार क्या हो जाता है, मतलब गॉस की जो परिभाषा है उसके अनुसार क्या हो जाता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पे अल्प गुजर रहा था इसीलिए डी फाई था। अब यहाँ संपूर्ण गुजर रहा है इसलिए फाई ई हो जाएगा। फाई ई इज इक्वल बंद पृष्ठ वेक्टर ए इंटू वेक्टर डी एस। तो हमने वेक्टर ए इंटू वेक्टर डी एस का मान निकाल चुके हैं। कितना निकाले हैं, बंद पृष्ठ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा, यहाँ पे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर हो जाएगा, बंद पृष्ठ डी ओमेगा। अब ये डी ओमेगा इस इक्वल हम घन कोण में पढ़े हैं कि घन कोण का जो मान होता है वो कितना हो जाता है, 4 पाई। तो डी ओमेगा की जगह आ जाएगा 4 पाई। अब यहाँ से 4 पाई और ये 4 पाई क्या हो गया, कट गया। हमारे पास बच गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यही क्या है, गॉस का नियम है। ये हमारा नियम क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, इसी तरह आगे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें, और नए नए जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रख दें। धन्यवाद।